हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। लास्ट सन पर हम लोगों ने फाइनली स्टार्ट किया था लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो कि इस टॉपिक का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। आप ये दो बार पढ़ोगे, एक बार फिजिक्स में भी आप लोग पढ़ोगे और आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में भी लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। चलिए, तो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे दोनों में सब कुछ कॉमन मिलेगा आपको। फिजिक्स में भी जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री में आप थर्मो पढ़ोगे, आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी। वहाँ पे ऑल्दो आप थर्मोमेट्री कैलोरीमेट्री नहीं पढ़ोगे, वहाँ पे आप लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे। सब कुछ आपको सिमिलर मिलेगा, बस एक ही चीज़ छोड़कर, और वो होगा साइन कन्वेंशन। केटीजी हम यहाँ पर भी पढ़ते हैं, केटीजी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स हमारे फिजिक्स के सिलेबस में भी है, केमिस्ट्री के सिलेबस में भी है। कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो भी हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। सेम टू सेम आपको केमिस्ट्री में मिलेगा, सारी चीज़ें सेम मिलेगी एक्सेप्ट द फैक्ट कि वहाँ पर साइन कन्वेंशन और फिजिक्स का जो साइन कन्वेंशन है उसमें थोड़ा-सा डिफरेंस होगा। तो चलिए 2 मिनट टाइम फ्रेम पहले हम लेंगे और थोड़ा-सा रिकैप बता देंगे, क्योंकि टॉपिक थोड़ा-सा नया-सा है काफ़ी लोगों के लिए। तो पहले थोड़ा-सा रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा, अभी 2-3 मिनट के इधर देखते रहना, बस सारी चीज़ें याद कर लो एक बार। इसी ऑर्डर में याद कर लो जिस ऑर्डर में हमने पढ़ाया था। स्टार्टिंग हुई थी एक्सप्रेशन से डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा Q माइनस डब्ल्यू। बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर बेस्ड है। हमने बताया था कि सिस्टम को जो हम हीट देते हैं, अगर हम सिस्टम को कुछ हीट देते हैं तो क्या करता है, हीट का कुछ पोर्शन तो वो वर्क में कन्वर्ट कर देता है, और बचा हुआ थोड़ा बहुत पोर्शन वो अपने अंदर इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है। तो ये बेसिकली एक्सप्रेशन है फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में ये इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। पर जब आप इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करते हो, आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा। साइन कन्वेंशन क्या था, अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं, मैंने बताया था हमारा फिजिक्स में रोल क्या होता है, पर्पस होता है कि एक गैसियस सिस्टम होगा, और जैसे एग्जांपल स्टीम इंजन में बताओ क्या होता है। स्टीम इंजन में हम क्या करते हैं, हम उसको हीट देते हैं और हम चाहते हैं कि वो हीट को किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब हम इनपुट देते हैं हीट और हमारा डिजायर्ड आउटपुट होता है कि हमें वर्क मिले। ये फिजिक्स का माइंडसेट होगा। तो फिजिक्स में जब भी हम सिस्टम को हीट देते हैं तो हीट गिवन टू द सिस्टम, देखो, हीट इज गिवन टू द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम आर कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। और इसका अपोजिट, अगर हीट सिस्टम से निकल रही है, अगर कोई सिस्टम हीट लूज कर रहा है या सिस्टम पर वर्क हो रहा है, गैस का कंप्रेशन हो रहा है, सिस्टम पर वर्क हो रहा है, तो उस केस में वर्क डन बाय द सिस्टम क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और हीट को भी हम नेगेटिव लेंगे। क्वेश्चंस करते-करते अभी थोड़ा-सा और क्लियर हो जाएगा, हालाँकि आज भी क्वेश्चन शायद ही हो पाएँ, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी अभी हमें पढ़नी है थर्मोडायनामिक्स में। उसके बाद ही अब इसमें क्वेश्चन स्टार्ट हो पाएँगे। फिर 2 फंक्शंस डिफाइन करे थे हमने, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। सबको याद होगा। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है वो वैल्यूज़ जो सिर्फ़ सिस्टम के इनिशियल और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करे। उसे इस बात से मतलब नहीं है कि आप इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक किस पाथ को फ़ॉलो करके आते हो। उन फंक्शंस को हम बोलते हैं स्टेट फंक्शंस। यहाँ पर स्टेट फंक्शन कौन-सा था? यहाँ पर इंटरनल एनर्जी इज़ अ स्टेट फंक्शन। देखो, वैसे इसका एक मैं लॉजिक भी आपको बता देता हूँ, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन क्यों है? देखो, जैसे आप एनर्जी की बात करते हो, आप लोगों ने वर्क फॉर एनर्जी पढ़ा है, क्योंकि अब मैं ये टर्म बहुत बार यूज़ करूँगा, तो मुझे बस एक चीज़ बताओ, अगर कोई ब्लॉक ग्राउंड पे प्लेस्ड है, बहुत सिंपल सेंस में, सिंपल सा एक वो एग्ज़ाम्पल बताता हूँ यहाँ पर। मान लो एक ब्लॉक मास m का ग्राउंड पर प्लेस्ड है, ये है इसकी इनिशियल पोज़ीशन, और आप इसको इसके इनिशियल पोज़ीशन से मूव करके फाइनल पोज़ीशन B पर लाना चाहते हो। मुझे बताओ इस पर्टिकुलर केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा? इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा डेल्टा U, UB माइनस UA, जो कि होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वो हर बार कितना होगा, mgh। क्या ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि ये आप लोगों ने ब्लॉक को A से B किस पाथ से मूव करा है, स्ट्रेट लाइन पाथ, कर्व पाथ, ये वाला पाथ, बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन में ले आ सकते थे, इस पाथ से ले आ सकते थे, थर्ड पाथ से ले आ सकते थे।
फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जैसे यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो कैसा फ़ंक्शन होती है, यहाँ पर एनर्जी होती है स्टेट फ़ंक्शन। देखो सिमिलर बात है यहाँ पे जब हम बात करते हैं गैस की एनर्जी की, तो वो जो एनर्जी होगी वो भी एनर्जी कैसा फ़ंक्शन होगी, वो भी स्टेट फ़ंक्शन होगी। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस ऑब्जेक्ट के या गैस के स्टेट पर डिपेंड करेगी। गैस का स्टेट कौन-सा है, गैस का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, गैस का टेम्परेचर कैसा है, तो वो डिपेंड करेगी स्टेट पर, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। आप उस स्टेट को कैसे भी अटेन करो, फाइनली अगर आपने गैस को उसी कॉन्फ़िगरेशन में ऑब्टेन करा है, तो अगर 2 अलग-अलग मान लो आपके पास कंटेनर्स है और दोनों में सेम गैस है और सेम टेम्परेचर पर सब कुछ सेम है। अब आप वो कंडीशन कैसे एक्वायर करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फाइनली दोनों का टेम्परेचर सेम है, प्रेशर सेम है, वॉल्यूम सेम है, सारी चीज़ें सेम है, नंबर ऑफ मोल सेम है, तो इसका मतलब क्या होगा? दोनों जो गैसीय सिस्टम होंगे, क्योंकि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल हैं, तो दोनों सेम टेम्परेचर पर होंगे। अब इसका मतलब डेल्टा U कैसा फ़ंक्शन होगा? स्टेट फ़ंक्शन। वर्क डन पाथ फंक्शन होता है, क्यों होता है? वो आपको ग्राफ से समझ में आ गया था कि अलग-अलग ग्राफ में एरिया अलग-अलग आएगा। भले ही इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो, भले ही इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम हो, पर अगर मान लो हम 3-4 ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो हर ग्राफ के लिए वर्क डन अलग-अलग आ सकता है। देखो, मान लो ये पीवी ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, पीवी ग्राफ और हम आ रहे हैं ए से बी। ए से बी आने के देखो 1, 2, 3, 4 बहुत सारे पाथ हो सकते हैं देखो। अब हर पाथ में क्या हो रहा है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट तो सेम है। पर देखो हर पाथ में वर्क डन अलग-अलग है। फर्स्ट पाथ का वर्क डन ज़्यादा है, सेकंड का कम है, थर्ड का और कम है। कैसे पता चला? एरिया अंडर पीवी ग्राफ याद आ रहा होगा। वर्क डन होगा पाथ फंक्शन। वैसे ही आज हम लोग देखेंगे जब हीट का कैलकुलेशन करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि हीट भी कैसा फंक्शन होता है पाथ फंक्शन। तो ये दोनों पाथ फंक्शन है और ये स्टेट फंक्शन है। चलिए, फिर इसके बाद वर्क डन की बात हुई थी। हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंसेप्ट ऑफ वर्क डन। क्या कवर हुआ था वर्क डन में? अगर कोई गैस किसी कंटेनर में एनक्लोज्ड है तो उसका जो वर्क डन होता है वो हम फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। ये फॉर्मूला आज बहुत बार यूज होगा, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। दूसरा मेथड होता है एरिया अंडर पीवी कर्व। एरिया अंडर पीवी कर्व में हमें याद ध्यान रखना है कि अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, इन केस ऑफ एक्सपेंशन वर्क डन विल बी कंसिडर्ड पॉजिटिव, इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन विल बी कंसिडर्ड नेगेटिव। और इसमें हम लोगों ने एक साइक्लिक प्रोसेस भी देखा था। साइक्लिक प्रोसेस सबको याद होगा, इनिशियल फाइनल स्टेट सेम होता है। तो अगर गैस साइक्लिक प्रोसेस में जाती है तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया एनक्लोज्ड बाय द साइकिल। ये जो एरिया आ रहा है, एरिया एनक्लोज्ड, ये होगा वर्क डन, इतना पूरा एरिया। और ये वर्क डन पॉजिटिव कब लेंगे? दिस वर्क डन विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव इन केस ऑफ क्लॉकवाइज साइकिल एंड नेगेटिव फॉर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल। देख लो यहाँ तक, ये पूरी समरी थी जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। बहुत इजी गोइंग है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। शायद नया हो इससे फैमिलियरिटी कम, अदरवाइज चीजें बहुत बड़ी है। चलिए अब इसी चीज को आगे कनेक्ट करते हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे पढ़ा था। अब उसी को हम आगे कनेक्ट करते हैं आज के टॉपिक से, बट स्टार्टिंग आज हम लोग करेंगे एक दो क्वेश्चन से। देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें तीन चीजें पढ़नी है, वर्क डन, इंटरनल एनर्जी और हीट। अभी जितना भी डिस्कशन हुआ हमारा, देखो कितना कुछ डिस्कशन हुआ, ये सिर्फ वर्क पे हुआ। देखो पूरी बात जो हुई वो वर्क के ऊपर हुई है। अभी वर्क का क्वेश्चन करेंगे, फिर हम हीट की बात करेंगे और उसके बाद हम इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे। करो जल्दी से क्वेश्चन ट्राई।
चलिए, ऑलमोस्ट सबका आंसर आ गया है। आंसर होगा -21 और मैं इसी में सॉल्व कर रहा हूँ। प्रोसेस सबको पता होगा। ये जो कंप्लीट एरिया है, इस कंप्लीट एरिया में से हम क्या करेंगे बताओ? इतना एरिया माइनस कर देंगे। देखो, ए से बी, बी से सी, सी से, इतना एरिया उसमें से हटा देंगे। ठीक है, तो पहले तो मैग्नीट्यूड वाइज एरिया फाइंड करते हैं। ये जो टोटल एरिया था, टोटल एरिया कितना होगा? टोटल एरिया होगा 5 × 5 25 माइनस ये जो छोटा वाला स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उसका इतना होगा 2 × 2। अब वैसे ये 21 आ रहा है, इसलिए हम नेगेटिव साइन क्यों ले? नेगेटिव साइन इसलिए लेंगे क्योंकि अल्टीमेटली ए से डी, देखो ए से डी अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आ रहा है कि ए से डी हमें नेट में क्या मिल रहा है? कंप्रेशन मिल रहा है। या फिर अगर किसी को ऐसे नहीं करना है तो दूसरा मेथड है कि ए से बी का वर्क डन। देखो, ए से बी का वर्क डन, बी से सी का वर्क डन और सी से डी का वर्क डन। अब ए से बी का वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव होगा। कितना होगा? -25। कंप्रेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है? बी से सी का वर्क डन, सी से डी का वर्क डन +4। तब भी आप सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिलेगी -21। सब लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। सबसे कॉमन आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 5/3। सिर्फ एक या दो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक आंसर सही दिया है। बाकी सबसे कॉमन आंसर जो आ रहा है 5/3 आ रहा है। अच्छा, 1 मिनट वो वेट करते हैं। ठीक है, ठीक है, कर लो, ट्राई कर लो कैलकुलेशन। आंसर आना चाहिए ये वाला। 5/3 अपनी जगह पर सब कुछ सही है। 101325। बस ध्यान रखना इन सब चीज़ों का एग्जाम में। समझ में आ गया होगा क्यों? जब सारा काम एसआई में कर रहे हो तो प्रेशर भी एसआई में लेना है, और ये दिया हुआ है एटीएम में।
जबकि प्रेशर किस में होना चाहिए था? पास्कल में होना चाहिए था। वॉल्यूम तो एसआई में दिया हुआ है। मुझे लगता नहीं इसमें सॉल्व करने की कुछ रिक्वायरमेंट है, आप लोगों का आंसर तो आ ही गया था 5/3। करना कुछ भी नहीं था, ये जो एरिया आया है, ये एरिया निकालना था, ये वर्क डन हो जाएगा एक साइकिल में। ये एरिया कितना आएगा? ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना होगा? ये रेक्टेंगल का एरिया 4 है, ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा एरिया 2। और फिर 50 साइकिल 1 मिनट में, तो 1 मिनट में आपने देख लिया कि 50 साइकिलें, हर साइकिल में इतना वर्क डन, 50 साइकिल में इतना वर्क डन। तो वर्क डन को किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आपको पावर आउटपुट मिल गया। ये सब लोगों ने करा था 100/60, 5/3। बस इसमें चेंज क्या करना था हमें? ये इस टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे? 101,325 से मल्टीप्लाई करना है। समझ गए हो सब लोग क्यों? अच्छा, 101,325 हमने क्यों लिया? ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, एक्चुअली होता क्या है, जब आप लेते हो इंटीग्रल ऑफ पीडीवी, देखो हम लोग लिखते हैं वर्क डन को, क्या लिखेंगे? इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। ये वर्क डन होगा। अब वर्क डन की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। वर्क डन को एसआई में हम किसमें मेजर करते हैं? जूल से मेजर करते हैं। वॉल्यूम को किसमें मेजर करते हैं? वॉल्यूम को एसआई में किसमें मेजर करते हैं? मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। पर ये देखो मैंने किसमें दिया है प्रेशर आपको? एटीएम में दिया हुआ है। वो ऐसा यूनिट तो नहीं है। मतलब जब आप एरिया अंडर द कर्व निकालोगे उससे आपको वर्क डन जूल में तो नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक आप इस वैल्यू को कन्वर्ट नहीं कर देते हो एसआई में। और एसआई में वो कन्वर्जन कैसे निकालते हो? 1 atm, 101,325 पास्कल। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, गैसियस स्टेट में 1 बार, 1 टॉर, 1 atm। बस ये वही कन्वर्जन है जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप फाइनल आंसर एसआई में दे रहे हो, आंसर फाइनली आप वॉट में दे रहे हो, एसआई में आंसर दे रहे हो, तो आपको यूनिट भी अकॉर्डिंगली यूज करनी पड़ेगी। चलो, ये अभी हम लोगों ने बहुत देखो ब्रीफ लेवल पे वर्क की बात करी है। अभी इन सब चीज़ों को रिलेट करेंगे। अभी तो सिर्फ वर्क डन का कैलकुलेशन हमने बहुत बेसिक लेवल पे देखा है कि वर्क डन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। अच्छा, आपको ये पीवी ग्राफ दिख रहा होगा। इस पीवी ग्राफ में मैं गैस को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाता हूँ। अभी नोट मत करना, समझ लेना पहले। पीवी ग्राफ में मैं गैस को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाता हूँ। मेरे पास बहुत सारे पॉसिबल पाथ थे, बहुत सारे अलग अलग पाथ थे। इसमें से मैंने रेंडमली दो पाथ सेलेक्ट करे, दो पाथ जो मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने वो पाथ सेलेक्ट करे, पाथ 1 और पाथ 2, जो आपको दिख रहे हैं डायग्राम में। अच्छा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों पाथ के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम है? डेल्टा यू वन का मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर पाथ 1, डेल्टा यू टू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर पाथ 2। दोनों सेम है। सेम होने के पीछे रीजन था, हम बता चुके थे कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, तो ये सेम होगा। पर वर्क डन इन पाथ 1 तो ज़्यादा है वर्क डन इन पाथ 2 से। वर्क डन पाथ 1 में ज़्यादा क्यों है? हमें पता है कि वो एरिया अंडर द कर्व होगा। देखो पाथ 1 के लिए एरिया अंडर कर्व है, ये एरिया अंडर द कर्व है। और पाथ 2 के लिए जब मैं वर्क डन निकाल रहा हूँ, तो पाथ 2 के लिए वर्क डन होगा ये वाला वर्क डन। दिख रहा है कि पाथ 2 का वर्क डन कम है। तो स्टोरी यहाँ तक चल रही है अभी कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई है कि इंटरनल एनर्जी तो सेम है, वो वर्क डन अलग अलग है। अब मुझे बताओ कि डेल्टा क्यू का एक्सप्रेशन क्या होता है? डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ। तो यहाँ से मुझे बताओ डेल्टा क्यू कितना आएगा? डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब डेल्टा यू तो सेम है डेल्टा यू तो दोनों का सेम है, तो जिसका वर्क डन ज़्यादा होगा उसको हीट की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। यहाँ कुछ ऐसे समझ लो कि जब सेम इंटरनल एनर्जी गैस स्टोर कर रही है, देखो डेल्टा यू वन डेल्टा यू टू इक्वल होने का मतलब क्या है? गैस ने सेम इंटरनल एनर्जी स्टोर करी। अब अगर आप सेम इंटरनल एनर्जी स्टोर कर रहे हो, तो जिसको ज़्यादा काम करवा रहे हैं,
जिस गैस से आप ज़्यादा काम कराना चाहते हो उसको आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। मैथमेटिकली भी समझ में आ रहा है, लॉजिकली भी समझ में आ रहा है, दोनों तरह से समझ में आ रहा है। अगर किसी को लॉजिकली क्लियर नहीं हो रहा तो मैथमेटिकली देख लो, समझ में आ जाएगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो समझ में आ ही जाएगा। फिजिक्स में समझ में नहीं आएगा तो केमिस्ट्री में समझ में आ जाएगा। कहीं ना कहीं तो थर्मोडायनामिक्स आपको समझ में आ ही जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। अब चाहे वो फिजिक्स में समझ में आए, चाहे वो केमिस्ट्री में समझ में आए, पर समझ में जरूर आएगा। ठीक, चलिए, तो अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर डेल्टा यू दोनों के लिए सेम है, तो जिसका वर्क डन ज़्यादा उसमें हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा। तो फाइनली ये कंक्लूजन ड्रॉ करा है मैंने, देखो डेल्टा Q1 इज ग्रेटर देन डेल्टा Q2। पर डेल्टा Q होता कितना है? डेल्टा Q याद है, एनसी डेल्टा टी गैस के लिए, कैलोरीमेट्री। डेल्टा Q एनसी डेल्टा टी मोलर हीट कैपेसिटी गैस के लिए, 1 मोल का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। हालांकि हमने इसको यूज़ बिल्कुल नहीं करा था। अभी नोट नहीं करना है, पहले समझ लो, मैं स्लाइड लिखने के लिए टाइम दूंगा, पहले ये समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन पे हम लोग आने वाले हैं अभी। तो यहाँ से मैं बोल दूं कि C1 इज ग्रेटर देन C2। अब ये चीज़ थर्मोडायनामिक्स को और इंटरेस्टिंग बना देगी कि गैस तो देखो सेम थी, सेम गैस को सेम 2 पॉइंट्स के बीच में आप ले जा रहे हो, पर फिर भी गैस की जो मोलर हीट कैपेसिटी होती है वो पाथ पर डिपेंड करती है। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इज डिपेंडेंट ऑन पाथ। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लो आपके पास सपोज आपके पास 5 मोल नाइट्रोजन है 20 डिग्री सेल्सियस पर, इसको आपको ले जाना है 35 डिग्री सेल्सियस पर, 50 कर देते हैं, 50 डिग्री पर ले जाना है। चलो, क्या करना पड़ेगा? क्या अपने आप टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा? नहीं, आपको इसे हीट देनी पड़ेगी। पर जब कोई आपसे पूछता है कि बताओ इसको कितनी हीट देनी पड़ेगी, तो यहाँ जाके चीजें सिंपल नहीं होती है, यहाँ जाके गैस के लिए चीजें सिंपल नहीं होती है। सॉलिड होता, लिक्विड होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिख देते डायरेक्टली। तो गैस के लिए देखो, इस बात का ध्यान रखना, सेम गैस है पर फिर भी इसकी जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ यूं बोल दो, मोलर हीट कैपेसिटी जो होती है वो प्रोसेस पे डिपेंड करती है। प्रोसेस पे डिपेंड करने का मतलब कि आप इस गैस को यहाँ से लेकर यहाँ तक किस प्रोसेस से ले जा रहे हो सकता है कि आपने 5 मोल N2 को एक क्लोज कंटेनर में रखा हो। देखो क्लोज कंटेनर समझ में आता है, 5 मोल N2 क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर में प्रोसेस कैसा होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस क्यों होगा? कंटेनर तो बंद है, आप हीट देते आ रहे हो, हीट देते आ रहे हो, कंटेनर का वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट फिक्स मान रहा हूँ मैं। तो इस केस में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा पर प्रोसेस कैसा होगा? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। वैसे ही हम कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी कर सकते थे। कैसे? कंटेनर लो, कंटेनर के अंदर 5 मोल N2 भर दो, और भरने के बाद ऊपर एक वेट लगा दो, फिक्स्ड वेट लगा दो। ये देखो फिक्स्ड वेट लगा दिया। अब बताओ क्या होगा? प्रेशर फिक्स्ड है पर वॉल्यूम बदल सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन सब हो सकता है इसका। तो देखो ये अलग अलग प्रोसेस है, और इन दोनों अलग अलग प्रोसेस में सेम अमाउंट से बढ़ाने के लिए आपको हीट की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। तो मैं फिर रिपीट करूंगा, गैस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी इज प्रोसेस डिपेंडेंट, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेस। तो यहाँ पर अब हमारे पास प्रोसेस कौन से होते हैं? ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 ही प्रोसेस होते हैं, ऐसे प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा, बहुत सारे प्रोसेस और होंगे। पर जो आपने अभी तक पढ़े हुए हैं, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक और एडियाबैटिक, लिख नहीं रहा हूँ आगे का, लिया होगा। आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोइक और एडियाबैटिक, ये 4 कॉमन प्रोसेस बहुत ज्यादा होती है, पर इसके अलावा भी प्रोसेसेस हैं, जैसे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ेंगे। तो अच्छा, एडियाबैटिक क्या होता है? ओके, हाँ, 1 मिनट का हम पॉज लेंगे, ऑडियो वीडियो लैग हो रहा है, 1 मिनट का पॉज लेंगे। नहीं नहीं, अब मैं नहीं बोलूंगा आईफोन का, मैं उम्मीद छोड़ चुका हूँ बस अब आप लोगों से।
मैंने इसलिए बोलना बंद कर दिया आईफ़ोन का। एक काम करो तब तक पहले ये नोट करो फिर मैं आपको एडियाबैटिक के बारे में बताऊँगा। तब तक हम वेट करते हैं लैग खत्म होने का। हेडिंग क्या देनी है मैं बता देता हूँ, हेडिंग है डेल्टा क्यू। अभी हम लोग हीट की बात करना चालू कर चुके हैं। टाइटल है डेल्टा क्यू, जैसे वर्क डन था ना, वैसे ही अब हमारा नेक्स्ट टाइटल है डेल्टा क्यू, अब उसका डिस्कशन चल रहा है। नोट करो, ये टेबल में समझा दूंगा अभी। टेबल का मतलब क्या है, प्रोसेसेस को, इन प्रोसेस का मतलब क्या है, वो सब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ, W1 W2 से ज़्यादा क्यों है वो भी मैं एक बार फिर से बता दूंगा। अब वैसे आप खुद से ट्राई करो, आपको क्लियर हो जाएगा। एरिया अंडर द कर्व निकाल के देख लो, आपको क्लियर हो जाना चाहिए वैसे उससे। ठीक है, अब जिसने मुझसे ये डाउट पूछा था कि वर्क डन ज़्यादा क्यों है फर्स्ट प्रोसेस में, देखो मैं पहले भी बता चुका था कि फर्स्ट प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। ये देखो, ये है एरिया अंडर द कर्व। अब ये एरिया आया वर्क डन इन प्रोसेस 1। सेकेंड प्रोसेस दिख रहा है आपको, सेकेंड प्रोसेस नीचे वाला प्रोसेस है, उसके लिए वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया। कौन सा एरिया आपको ज़्यादा दिख रहा है, जो एरिया ज़्यादा है उसका वर्क डन भी ज़्यादा होगा। तो वर्क डन इन प्रोसेस 1 इसलिए मैंने ज़्यादा लिखा था। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हमें समझ में आ गया कि बस यहाँ से देखो, मैंने सिर्फ इतना एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करती है। इससे ज़्यादा मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। एक ही पॉइंट बस बताना चाह रहा हूँ कि मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करती है, और न सिर्फ ये, बल्कि ये पॉइंट भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं आपको कि एग्जाम में सामने सामने इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक ग्राफ मिल जाएगा, पीवी ग्राफ, वो बोलेंगे दो प्रोसेस है 1 और 2, बताओ इसमें से किस प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी ज़्यादा है। तो आपका आंसर क्या होगा, 3-4 ऑप्शन होंगे, C1 ग्रेटर देन C2, C2 ग्रेटर देन C1, C1 इक्वल्स टू C2, नन ऑफ दिस, सम ऑफ दिस, एनी ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, कैंट से, डोंट वांट टू से। तो इस टाइप के बहुत सारे ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, तो उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन कौन सा टिक करना है, C1 ग्रेटर देन C2 वाला ऑप्शन टिक करना है। वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव लेना है, अभी तो पॉजिटिव लेना है। इस डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में पॉजिटिव लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि इस वाले डायग्राम में गैस का एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, इसलिए आप इस डायग्राम में वर्क डन पॉजिटिव लोगे। डोंट वांट टू से नहीं चलेगा, अरे नहीं चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। देखो हमें भी चल जाएगा, आपको भी चल जाएगा, बट आपके पेरेंट्स को जब रिजल्ट आएगा तब शायद ना चले। तो फिर देख लो, अगर चल जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो आगे, थोड़ा मैं आगे का पॉइंट बता दूं। आगे का पॉइंट ये है कि सबसे फेमस प्रोसेस कौन से होते हैं। ये 4 सबसे फेमस प्रोसेस होते हैं। आइसोथर्मल मतलब समझ में आता है, कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोबारिक समझ में आता है, कांस्टेंट प्रेशर। आइसोकोरिक समझ में आता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। एडियाबैटिक भी समझ में आता है फिर तो। एडियाबैटिक बताओ क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में हीट ट्रांसफर जीरो हो। एडियाबैटिक का मतलब होता है, एडियाबैटिक आपसे बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल्स हैं, एडियाबैटिक कंटेनर है,
एडियाबैटिक कंटेनर का मतलब एक ऐसा कंटेनर है जिसमें हीट अंदर भी नहीं आ सकती, जिससे हीट बाहर भी नहीं जा सकती। इंसुलेटेड, आइसोलेटेड नहीं बोल रहा हूँ, इंसुलेटेड। इंसुलेटेड समझ में आता है? हीट का ट्रांसफर ज़ीरो हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एडियाबैटिक। ठीक है, जिनको कंफ्यूजन था मैंने बता दिया है, हालांकि आगे बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक का मतलब, हाँ, मिल्टन स्टील बॉटल, बिल्कुल सही। देखो आप लोग सीख गए हो फिर, बिल्कुल। एडियाबैटिक का मतलब मिल्टन स्टील बॉटल, बिल्कुल सही बात है, वो होता है एडियाबैटिक। ठीक है, बढ़िया, गुड, वेरी गुड। ठीक है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू पीपल। अब आगे सुनो। अब इन चारों प्रोसेस के लिए अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करूं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर हीट कैपेसिटी की बात करूं, तो आइसोथर्मल के समझ में आ रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होगी। इनफाइनाइट क्यों होगी? फॉर्मूला क्या है देखो, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। तो यहाँ से सी निकालो, कितना आता है? डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। अब जब डेल्टा टी ही जीरो है, डेल्टा टी ही जीरो है, इसका मतलब क्या है? जब आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डेल्टा टी जीरो है, इसका मतलब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी? थ्योरेटिकली इनफाइनाइट हीट देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जितनी भी हीट दे रहे हो, क्योंकि प्रोसेस ही कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, मतलब उसका टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, फिर भी आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना चाहते हो, उसका मतलब क्या है? थ्योरेटिकली आइसोथर्मल प्रोसेस को का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए उससे कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी? इनफाइनाइट हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। अच्छा, वैसे ही एडियाबैटिक के लिए जीरो। जीरो क्यों? समझ में आ गया होगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एन सी डेल्टा टी। इस बार ये वाला जो टर्म है, यही वाला टर्म जीरो है, डेल्टा क्यू ही जीरो है। क्यों है डेल्टा क्यू जीरो? एडियाबैटिक का मतलब ही होता है हीट लॉस या हीट एक्सचेंज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या जाएगी? जीरो। अच्छा, इस बीच बाकी जितने भी प्रोसेस होते हैं, इन दोनों के अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, पर जितने भी प्रोसेस होते हैं, सभी प्रोसेस के लिए जो हीट कैपेसिटी होती है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है, वो जीरो से इन्फाइनाइट के बीच में होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, देख लो। गैस की मोलर हीट कैपेसिटी इज डिपेंडेंट ऑन प्रोसेस। गैस की मोलर हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड करती है और लाइज समवेयर बिटवीन जीरो टू इन्फिनिटी। जीरो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, इन्फिनिटी या इन्फाइनाइट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इस बीच हम लोग बात करेंगे सीपी की। सीपी याद है? हालांकि अगर मजा पता आप लोगों को कब आता है, जब आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होता, तो आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले पता होते, सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर, और ये सब फॉर्मूले पता होते, बट कोई बात नहीं, जब भी आपका थर्मो स्टार्ट होगा, रिवीजन ही हो जाएगा एक तरह से। लास्ट स्लाइड, ठीक है, ये देख लो जल्दी से। अब सुनो, अब मैं यहाँ पे डिफाइन करना चाहता हूँ मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे मैं लिख रहा हूँ सीपी से। देखो, सी के आगे पी लिखने का मतलब क्या है? सी मतलब क्या होता है? सी मतलब होता है मोलर हीट कैपेसिटी, पर आगे पी लिखने का मतलब क्या है? सीपी का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ गैस इन अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ इसको, आप पढ़ो स्टेटमेंट, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता नहीं इसमें कुछ हेल्प की रिक्वायरमेंट है, पढ़ो, लॉजिकली अपने आप क्लियर हो जाएगा ये स्टेटमेंट। जब आपसे कोई पूछता है कि नाइट्रोजन की सीपी क्या होगी, नाइट्रोजन के लिए सीपी क्या होगा, इसका मतलब पता है क्या है? 1 मोल नाइट्रोजन का कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। देखो, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो उसके लिए मोलर हीट कैपेसिटी अलग होगी। अभी हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं? स्पेशल प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं। जब सीपी लिखता हूँ उसका मतलब क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। देखो, वही तो लिखा है नीचे मैंने
कि अलग-अलग प्रोसेस के लिए अलग-अलग होगी। इसमें से 2 फेमस प्रोसेस होते हैं सीपी और सीवी, कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। मैं उन पर फोकस कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई और प्रोसेस होता है तो उसके लिए भी हीट कैपेसिटी अलग हो जाएगी। मोलर हीट कैपेसिटी हर प्रोसेस की अलग-अलग है, पर सबसे कॉमन प्रोसेस की मैं मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ रहा हूँ। बात समझ में आ रही है सबको? तो ऐसा मत पूछना कि सर अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? सर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं हुआ तो क्या होगा? तो नई मोलर हीट कैपेसिटी जो नई हीट कैपेसिटी आ जाएगी, पर वो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं होगी। वो एक नई मोलर हीट कैपेसिटी होगी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोसेस। हाँ, ये कंप्लीट नोट करना है, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का। ये जो हेडिंग लिखी ना आपने, हीट, इसी के अंदर ही सब हेडिंग है। हीट वाली जो हेडिंग लिखी ना, डेल्टा क्यू, उसी के अंदर ही सब हेडिंग है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट डेफिनेशन किसकी होगी? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या होगा? एक मोल गैस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम या इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, इसे हम बोलेंगे CV। चलिए अब 1 मिनट रुकना, मैं एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ पर इस फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूं। देखो, जब आपसे कोई बोलेगा अब कि बताओ नाइट्रोजन के लिए CV का मतलब क्या है, तो देखो आप क्या करोगे उस केस में, आप 1 मोल नाइट्रोजन लोगे। देखो आपने 1 मोल नाइट्रोजन ली,
और कैसे ली? क्लोज कंटेनर में ली। मतलब ये कैसा प्रोसेस हो गया? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। और अब इस प्रोसेस में इस 1 मोल नाइट्रोजन का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट आपको देनी है, वो हीट क्या होगी? वो हीट सी वी ऑफ नाइट्रोजन होगी। मतलब सीवी की अगर आपको वैल्यू दी है, समझ जाना कि सीवी की हेल्प से क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो कि उस गैस को अगर मुझे कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर हीट करना होगा तो उसके लिए अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितनी है वो फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सी वी। पर किसी और प्रोसेस के लिए नहीं, सिर्फ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए। सेम केस, अगर कोई आपसे बोलता है कि बताओ नाइट्रोजन का सीपी कितना होता है, मतलब सी फाइंड करना है, पर कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब नहीं, जब प्रेशर कांस्टेंट हो। तो अब क्या करोगे बताओ? 1 मोल नाइट्रोजन लो कांस्टेंट प्रेशर पर, और अब इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट देनी पड़ेगी वो क्या हो जाएगी? इसकी सीपी। तो सीवी और सीपी में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सीपी मतलब फॉर कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, सीवी फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। पर जरूरी नहीं है कि प्रोसेस सिर्फ यही दो हों, इनके अलावा भी प्रोसेस हो सकता है। आइसोथर्मल हो सकता है, आइसोथर्मल हो सकता है, एडियाबैटिक हो सकता है। उन सब के लिए फिर सबके लिए अलग अलग, इसके अलावा कोई और प्रोसेस होता है, मान लो ना ही कांस्टेंट प्रेशर हो ना ही कांस्टेंट वॉल्यूम हो, कोई और प्रोसेस हो, तो उसके लिए गैस का सी अलग होगा। पर क्योंकि सबसे ज्यादा कॉमनली एनकाउंटर्ड प्रोसेस होते हैं, इसीलिए हम इनको आगे जाकर बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। हालांकि इनके अलावा भी प्रोसेस हो सकता है। ऐसा प्रोसेस भी हो सकता है इसमें नहीं प्रेशर कांस्टेंट हो नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट हो। देखो अभी जैसे हमने ग्राफ बनाया था, वो इस टाइप का ग्राफ, वो याद है आपको? पीवी ग्राफ बनाए थे हमने दो। इन दोनों पीवी ग्राफ में आपने देखा, नहीं प्रेशर कांस्टेंट था नहीं वॉल्यूम कांस्टेंट था। इसका भी सी होता है, पर इसके सी को मैं सीपी या सीवी नहीं लिखूंगा, इसका सी कुछ और होगा, इसका कुछ अलग सी आएगा। ठीक है। नहीं, एम एस डेल्टा टी अलग था। वो सॉलिड्स के लिए और लिक्विड्स के लिए मास के टर्म्स में था, और ये गैस के लिए है, ये मोल्स के टर्म में है। और दूसरी बात मैं बता दूं कि सॉलिड्स और लिक्विड के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती है ज़्यादा। कांस्टेंट प्रेशर हो कांस्टेंट वॉल्यूम हो, सॉलिड और लिक्विड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस गैस को फर्क पड़ जाता है। हाँ, टेम्परेचर का चेंज 1 डिग्री सेल्सियस दोनों के लिए होगा। देखो डेफिनेशन तो वही है ना। शायद मुझे लगे आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये सब। मुझे अभी तक डाउट है कि आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। देखो डेल्टा टी दोनों के लिए 1 है। डेल्टा टी तो दोनों के लिए मुझे 1 लेना है, पर दोनों प्रोसेस में मुझे अलग अलग हीट लगेगी। अच्छा एक काम करूँ, मैं आपको टेक्निकली समझाता हूँ अगर इसका क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ा सा। पर मुझे अगेन इस बात का वो है कि शायद एकदम से आपको स्ट्राइक ना कर पाए और चीज़ें और डिफिकल्ट हो जाएगी आपके लिए। फिर देखो, कोशिश करता हूँ मैं एक बार और एक नए तरीके से आपको समझाने की। आपके पास ऑक्सीजन थी, ठीक है, और आपने एक कंटेनर लिया और इसमें 1 मोल ऑक्सीजन डाल दी 30 डिग्री सेल्सियस पर। क्लोज कंटेनर है। आपने एक और कंटेनर लिया, क्लोज तो नहीं है, मतलब क्लोज तो है पर मूवेबल है, मतलब पिस्टन मूवेबल है। ये पिस्टन है, ये मूव कर सकता है। इसमें भी आपने सेम 1 मोल लिया, ऑक्सीजन ही लिया, 30 डिग्री सेल्सियस पे लिया। ठीक है। चलो अब इसको कंपेयर करो आप कॉपर से। हमारे पास एक कॉपर का ब्लॉक है, 1 kg कॉपर। 1 kg कॉपर है 30 डिग्री सेल्सियस पर। और दूसरे केस में भी 1 kg कॉपर है
30 डिग्री सेल्सियस पर। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसको आपने एक ऐसे चैम्बर में रखा है जिसका प्रेशर कांस्टेंट है, और इसको आपने एक ऐसे कंटेनर में रखा है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है। पर देखो, जब हम सॉलिड को हीट करते हैं तो दोनों केसेस में अगर मुझे इसका टेम्परेचर 30 से 35 करना है, 30 डिग्री से 35 करना है, तो प्रोसेस से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। चाहे प्रेशर कांस्टेंट रखो, चाहे बाहर के कंटेनर का वॉल्यूम कांस्टेंट रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। सॉलिड्स के लिए हीट की रिक्वायरमेंट सेम आती है, ठीक है। बट जब मैं गैस की बात करता हूँ, देखो डिफरेंस क्यों आ रहा है, अब समझना गैस के लिए डिफरेंस क्यों आता है। अच्छा, आप दोनों को हीट देते हो, जैसे मैंने दोनों को हीट दी, टेम्परेचर बढ़ाना है, दोनों को हीट दी। बताओ इस हीट का वो क्या करेंगे। मुझे दोनों गैस का टेम्परेचर बढ़ाना है, मैंने इनको हीट दी। बताओ इस हीट का क्या करेंगे वो। देखो, कुछ पोर्शन तो वो टेम्परेचर, अपना खुद का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज करेंगे, बिल्कुल इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज करेंगे, मतलब अपना टेम्परेचर बढ़ाने में यूज करेंगे। और कुछ पोर्शन वो वर्क डन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि ये कंटेनर जो है ये एक्सपेंड कर सकता है। तो अगर आप गैस को हीट दोगे, तो गैस को हीट देने पर वो पूरी की पूरी हीट जो है वो अपने अंदर स्टोर नहीं कर पा रहा है। देखो, आपने इसको हीट दी है सोचते हुए कि स्टोर कर लेगा, वो पूरी की पूरी हीट स्टोर कर लेगा, पर ऐसा हो नहीं रहा है। आप जो उसको हीट दे रहे हो ना, उसका कुछ पोर्शन ये अपने टेम्परेचर के इंक्रीमेंट में रख रहा है, बचा हुआ पोर्शन जो है ना ये वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। पर इसको देखो, जितनी हीट दे रहे हो पूरी की पूरी हीट ये कहाँ कन्वर्ट कर रहा है, अपने टेम्परेचर को बढ़ाने में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि एक्सपेंशन तो यहाँ पे नेग्लिजिबल माना है मैंने, अभी कंटेनर तो फिक्स वॉल्यूम का है। अब इसका मतलब मुझे बताओ कि इन दोनों में से किस प्रोसेस में आपको लग रहा है कि सेम टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, 1 या 2। बिल्कुल सही। सेकंड वाले प्रोसेस में आपको सेम अमाउंट से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो हीट दे रहे हो उसका कुछ ही पोर्शन ये स्टोर कर पा रहा है, बचा हुआ पोर्शन तो ये वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। फिर भी आपको अगर दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाना है, बढ़ जाएगा, पर इसको जरूरत से ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि हीट का कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। तो क्या यहाँ से मैं एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बता दूं कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी। जल्दबाजी नहीं है, कर लो कंसेप्ट एब्जॉर्ब पहले एक बार। और मजा तो तब आएगा जब हम आगे जाकर एक इक्वेशन पढ़ेंगे, बहुत फेमस इक्वेशन है, काफी लोगों को शायद पता होगा उसके बारे में। देखो, यही चीजें हैं जो फिजिक्स को इंटरेस्टिंग बनाती है ओवरऑल। वैल्यू देखो किसके इक्वल आ रही है, कैपिटल आर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम फाइंड करेंगे, अभी थोड़ी देर में हम लोग प्रूव करेंगे कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कैपिटल आर के इक्वल होता है। सीपी और सीवी की वैल्यू में जो डिफरेंस है वो कैपिटल आर, गैस कांस्टेंट के इक्वल होता है। इसी फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन जीरो नहीं है। किसने बोला भाई ये वर्क डन जीरो है? हमने ऐसा नहीं बोला। कांस्टेंट वॉल्यूम में वर्क डन जीरो है, कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन जीरो नहीं है। क्या कर रहे हो आप लोग? अरे वर्क डन पीडीवी था ना। अरे पीडीवी का इंटीग्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम में देखो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि डीवी जीरो हो जाएगा। पर कांस्टेंट प्रेशर में वर्क डन जीरो थोड़ा ना होगा। मैं आगे चलो और डिटेल में बता दूंगा आप लोगों को, अभी तो थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करते चलो। जल्दी नहीं है एब्जॉर्ब करने की, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब करो, हो जाएगा सब कुछ क्लियर। सेकेंड में प्रेशर कांस्टेंट कैसे है? अच्छा, देखो सेकेंड में प्रेशर कांस्टेंट ऐसे है, अगर ये पिस्टन मासलेस है मासलेस समझ में आता है? ये पिस्टन अगर मासलेस है और मान लो मैंने ऊपर वेट रख दिया 5 किलो का, नहीं भी रखा तो भी फर्क नहीं पड़ता, हटाओ वेट हटा दो, चलो वेट हटा दो, मासलेस है। आप लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होगा, मासलेस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स बैलेंस होना चाहिए, हाँ या ना? मासलेस ऑब्जेक्ट पे फोर्स बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर बैलेंस होने का मतलब क्या है, जो बाहर का प्रेशर होगा वही अंदर होगा, जो बाहर है वही अंदर है। बाहर कितना है, एटमॉस्फेरिक, तो अंदर भी कितना होगा, एटमॉस्फेरिक। हमेशा हमेशा प्रेशर इतना ही रहना चाहिए। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, कांस्टेंट। और अगर आपको प्रेशर बढ़ाना है तो ऊपर वेट रख दो, पर क्योंकि वेट कांस्टेंट रहेगा तो अंदर का प्रेशर जो है वो ज्यादा रहेगा, पर वो कांस्टेंट रहेगा।
चलो अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। होगा 1-2 बार में, देखो 2-3 बार जब हम रिवाइज़ करवाएँगे ना, उसके बाद 2-3 बार रिवाइज़ कराने के बाद, याद करवाने के बाद, थोड़ा-सा आप फ़ैमिलियर हो जाओगे इन सब टर्म से, अपने आप थोड़ा-थोड़ा आपको और अच्छा लगने लगेगा इसमें। अभी एकदम से क्या है, सब नई चीज़ें आ गई ना, तो हो सकता है कुछ गड़बड़ लगे। अभी नोट करना मत, सुन लेना पहले। अब देखो मैंने ना अभी तक वर्क डन बता दिया है आपको क्या होता है। वर्क डन बता दिया है कैसे निकालते हैं। डेल्टा क्यू के बारे में थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है। वर्क डन कैसे निकालते हैं? वर्क डन निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पीडीवी से। डेल्टा क्यू कैसे निकालते हैं? एनसी डेल्टा टी से। पर वो सी जो है वो अलग-अलग हो सकता है, वो तो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। अब हम थोड़ा-सा फ़ोकस करते हैं डेल्टा यू पर, थर्ड वाले इस पर, एक्सपेक्ट पर, जो कि हम डिराइव करने वाले हैं 2 मिनट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिलेशन कि वो सिर्फ़ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। गैस की इंटरनल एनर्जी इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। कैसे, क्या, क्यों, वो बता रहा हूँ। कन्फ्यूज़न हो सकता है आ जाए आपको, पर चिंता मत करना। अल्टीमेटली 1 आध 2 दिन बाद अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आज समझ में नहीं आया, चल जाएगा, कल समझ में नहीं आया, चल जाएगा। 2-3, कल तो वैसे भी संडे है ना? कल तो बुक्स को आप वैसे भी हाथ नहीं लगाते हो, बट कभी ना कभी तो समझ में आ जाएगा आपको। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी समझ में आएगा। पर अभी देखो, फर्स्ट टाइम देखो। ये क्या लिखा है मैंने? सबसे पहली इक्वेशन देखो, बताओ क्या लिखा है मैंने? सिर्फ़ पहली इक्वेशन देखना, नीचे मत देखो कुछ भी। नीचे कोई कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ़ फर्स्ट इक्वेशन देखो। कल 4 आवर्स की एक्स्ट्रा क्लास है? अरे वाह! ये तो बहुत अच्छा हुआ आप लोगों के साथ। केमिस्ट्री, मैथ्स कौन-सी क्लास है कल? दोनों है, अरे वाह! तो क्यों ना उसको 4 की जगह 6 कर लिया जाए। मतलब संडे आपका बिल्कुल मज़ेदार निकलेगा, है ना? 4 की जगह 6 कर दें उसको तो और ही ज़्यादा मज़े आ जाएँगे। चलो इस बारे में लोगों के मिक्स्ड रिस्पॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, तो देखेंगे चलो, सोचेंगे इस बारे में फिर। अभी हाल-फिलहाल जो इम्पोर्टेंट इक्वेशन है वो मुझे डिराइव करने दो, वरना बाद में मैं भूल जाऊँगा, तो अभी देख लो। मुझे अभी डिराइव करने दो जो मैं याद कर चुका हूँ। डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ये सबको क्लियर है क्या? ये इक्वेशन है फर्स्ट लॉ। इससे ज़्यादा तो कुछ ईज़ी हो ही नहीं सकता, ये तो फर्स्ट लॉ लिखा है मैंने आपके सामने। अब देखो होता क्या है, डेल्टा यू कैसा फंक्शन है? डेल्टा यू इज़ अ स्टेट फंक्शन। पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं, पाथ पे तो डिपेंड करेगा नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ ना, जो सबसे ईज़ी प्रोसेस मुझे पता है, मैं उसे यूज़ करता हूँ। हालाँकि डेल्टा यू तो हर एक प्रोसेस का सेम आएगा, पर मुझे जो सबसे ईज़ी प्रोसेस पता है, मैं उसे यूज़ करता हूँ। सबसे ईज़ी देखो मुझे क्या दिख रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो देखो मैंने थोड़ी देर के लिए माना कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होता, तो क्या होता? तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू इतना होता है, एनसीवी डेल्टा टी। और कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना होता है? 0 होता है। हाँ या ना? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए वर्क डन 0 होता है। तो एक काम करो, इन दोनों वैल्यूज़ को फर्स्ट लॉ वाली इक्वेशन में रखो तो आपको डेल्टा यू कितना मिलेगा? आपको डेल्टा यू मिलेगा एनसीवी डेल्टा टी। अब अगर डेल्टा यू इतना मिल ही चुका है तो इसको इंटीग्रेट कर दो। इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये तो टर्म्स बाहर आ जाएँगे, एनसीवी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीटी हो जाएगा टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। करता हूँ मैं, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा बोर्ड पे, बाद में अगर डाउट हो, गड़बड़ हो जाए ऐसा मतलब नहीं है, क्योंकि आगे हम बहुत बार यूज़ करेंगे फॉर्मूले को। स्टार्टिंग होती है यहाँ से, ये होता है फर्स्ट लॉ। मुझे ले दे के ये फाइंड करना है। मुझे पता है कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता प्रोसेस से, तो मैंने क्या करा, कांस्ट वॉल्यूम प्रोसेस लिया। अब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस की खास बात ये है कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में ये जो टर्म्स लिखे हैं आप लोगों ने, डी क्यू होता है एन सी वी डेल्टा टी,
और dW होता है 0 क्यों? क्योंकि dW होगी dV। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dV 0 हो जाएगा, वर्क डन 0 हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को उठाओ और उसको यहाँ रख दो, तो क्या मिलेगा हमें? तो हम लोगों को एक्सप्रेशन मिलेगा बस अब इसी एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दो इनिशियल से फाइनल तक। देखो इनिशियल टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी थी, इनिशियल टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी थी, फाइनल टेम्परेचर पर इतनी एनर्जी है, तो गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज देखो क्या आएगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट, जैसा शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ग्रेविटेशन हो गया क्या आप लोगों का? ग्रेविटेशन नहीं हुआ? चलो ठीक है। तो थोड़ा सा मुझे एक पॉइंट और एक्सप्लेन करना अभी फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। वो पॉइंट ये है कि जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो ये सबको पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी जब हम फाइंड करते हैं उसका डिफरेंस फाइंड करते हैं तो वो तो क्या होता है, एक रेफरेंस लेना पड़ता है हमें, और रेफरेंस हम कुछ भी ले सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस होता है सिर्फ वो मैटर करता है, पोटेंशियल एनर्जी एज सच मैटर नहीं करती है, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस मैटर करता है। ये आपको ग्रेविटेशन में ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाता। अच्छा स्कूल में हो गया, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वर्क एनर्जी में भी आपको थोड़ा सा आइडिया तो होगा ही। तो देखो सेम चीज़ है यहाँ पर, हम क्या करते हैं, हम एक रेफरेंस डिसाइड कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पर, और वो पोटेंशियल का रेफरेंस मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर 0 होगा तो मैं उसी पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान रहा हूँ। होती है या नहीं होती है इसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते, ये तो रेफरेंस माना है मैंने। रेफरेंस मतलब मैंने मान लिया कि इस टेम्परेचर पर एनर्जी 0 होती है, तो अगर इस टेम्परेचर पर एनर्जी 0 होती है तो टी टेम्परेचर पर कितनी होगी? बस ये वैल्यूज उठा के रख दो, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा इतना भी क्यों, डायरेक्ट लिख देंगे, समझ में आ ही जाएगा आपको। U इक्वल्स टू एन सी वी इंटू टी। ये आया है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके सामने, और इस फॉर्मूले के आते से ही अब आपके सामने पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। वो पिक्चर ये है, फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा। अब इसमें मुझे तीन चीज़ें पता करनी है, ये और ये तीनों चीज़ें पता करनी है। तो तीनों चीज़ें पता करने के लिए मेरे पास तीन अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि वर्क डन कितना होता है, तो मेरे पास वर्क डन का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि इंटरनल सॉरी हीट कितनी होती है, तो हीट के लिए मेरे पास फॉर्मूला है एन सी डेल्टा टी। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि डेल्टा यू कितना होता है, तो डेल्टा यू के लिए भी मेरे पास फॉर्मूला आ चुका है। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी। अच्छा एक मिनट और बता दूं, 1-2% स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो रहा होगा, हालांकि सबको नहीं हो रहा होगा कंफ्यूजन, पर 1-2% स्टूडेंट्स को अभी भी शायद ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला सिर्फ मैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने डिराइव इसके लिए करा है। नहीं, डिराइव भले ही मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए करा हो, पर दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, बस आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी गैस के लिए सीवी की वैल्यू होती होगी, जो भी गैस की सीवी की वैल्यू होती होगी वो वैल्यू हमें यहाँ पे यूज करनी पड़ेगी। पर ये फॉर्मूला हर एक प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी प्रोसेस हो। पर गैस की सीवी सीपी सारी वैल्यूज हमें पहले से पता होती है कि नाइट्रोजन के लिए सीपी कितना होता है, नाइट्रोजन के लिए सीवी कितना होता है। तो जो भी नाइट्रोजन का सीवी होगा बस वो वैल्यू आपको हर बार यहाँ यूज करनी पड़ेगी, अदरवाइज ये फॉर्मूला इज एप्लीकेबल और वैलिड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेसेस। हाँ, काफ़ी लोगों ने अब देखो Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर भी प्रूव कर लिया होगा इतनी देर में, क्लिक कर गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करेंगे।
तो आपको अपने आप स्ट्राइक कर जाएगा वो। अच्छा दूसरा ये T जो है 0 लिखा है मैंने, तो ये 0 केल्विन है ना, एब्सोल्यूट 0 लेंगे हम, मैं बता देता हूँ ये एब्सोल्यूट 0 लेना है। अब से बाय डिफ़ॉल्ट ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। यहीं से नोट कर लो, चलो बोर्ड से नोट कर लो। मतलब हमने माना कि 0 केल्विन पर, जिन लोगों को डाउट है, हमने माना कि 0 केल्विन को हमने रेफरेंस लिया है, और 0 केल्विन पर अगर कभी गैस प्रेजेंट हो, वैसे तो होगी नहीं क्योंकि वो लिक्विफाई सॉलिडिफाई हो जाएगी, अब मान लो अगर 0 केल्विन पर गैस प्रेजेंट होती है, तो हमने माना है कि उस टेम्परेचर पर उसकी इंटरनल एनर्जी 0 होगी। जैसे आप पोटेंशियल एनर्जी लेते हो ना, ग्राउंड पे आप मान लेते हो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, वैसे ही हमने यहाँ पे क्या करा, रेफरेंस माना है। जैसे आप लोग उसमें मानते हो वर्क पावर एनर्जी में कि ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेशन इजी करने के लिए रेफरेंस मान लेते हो 0 पोटेंशियल एनर्जी, हालांकि होती नहीं है, आप मान लेते हो, कहीं और भी मान सकते थे। वैसे ही यहाँ पर हमने रेफरेंस माना है कि 0 केल्विन पर हमने मान लिया कि गैस की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, सॉरी इंटरनल एनर्जी होती है, वो 0 है। अभी 70 80 90% शायद क्लियर हुआ हो, बचा हुआ 10 20% भी 1 2 दिन में क्लियर हो जाएगा जब हम और डिटेल में देखेंगे, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है। देखो होता है कि जब जब आगे जाके और डिफिकल्ट चीज़ें आएगी ना, तो ये अपने आप इजी लगने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा फंडा है, होता ही हमेशा ये है। जैसे स्टार्टिंग में देखो, आपने जब शायद कभी काइनेमेटिक्स पढ़ा हो तो काइनेमेटिक्स डिफिकल्ट लगता था, फिर जब आगे के टॉपिक्स पढ़े तब पता चला काइनेमेटिक्स तो बहुत ईजी है क्योंकि बाकी टॉपिक्स टफ है। तो वैसे ही यहाँ पे भी होने वाला है। बिल्कुल सही, टफनेस जो है वो एक तरह से रिलेटिव कंसेप्ट है। अभी अगर हम ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ पढ़ा देंगे तो ये ईजी लगेगी, तो 1 2 दिन रुक जाओ, अपने आप आपको ये सब चीज़ें ईजी लगने लगेगी। चलो अब हम लोग ये फॉर्मूला देखने के बाद, वही लिखा है एनजीवी डेल्टा टी। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम देखेंगे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर कैसे आता है। ये तो मैं बता चुका था कि सीपी सीवी से ज़्यादा होना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं था कि सीपी जो है वो सीवी से ज़्यादा होगा, इस बारे में तो कोई डाउट नहीं था, वो मैंने आपको प्रैक्टिकली बता दिया था। अब थोड़ा थ्योरेटिकली इसको कंसिडरेशन में लेते हैं। स्टार्टिंग देखो मैं फिर से कहाँ कर रहा हूँ, पिछले टॉपिक की हेडिंग क्या थी, ये तो अपन डेल्टा यू की बात करें। देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर डेल्टा क्यू कंप्लीट हो गया था, डेल्टा क्यू कंप्लीट हो गया था, और डेल्टा यू कंप्लीट होने के बाद ये जो हेडिंग थी ये इंटरनल एनर्जी की हेडिंग थी, ये पूरा इंटरनल एनर्जी चल रहा था।
अब ये इंटरनल एनर्जी भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात कर रहे हैं मेयर्स फॉर्मूला। हेडिंग डाल सकते हो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। मेयर्स फॉर्मूला है वैसे ये, पर आप हेडिंग डाल लो रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। कुछ लोग के मैसेज भी आ गए थे मुझे कि उन लोगों ने फिर ये डिराइव कर लिया था जैसे हमने लास्ट पॉइंट बताया था, अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर पॉइंट को उन लोगों ने डिराइव कर लिया था इतनी देर में। गुड, वेरी गुड। देखो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कैसे डिराइव करना है। स्टार्टिंग मैंने कर दिया कि कहाँ से, फर्स्ट लॉ से। देखो स्टार्टिंग हम लोग कर रहे हैं फर्स्ट लॉ से। अब इस बार मैं थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस लेता हूँ। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए मुझे बताओ कि डेल्टा क्यू कितना होगा। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू होगा एनसीपी डेल्टा टी। डेल्टा यू तो हर बार इतना ही होता है, कोई भी प्रोसेस हो, कैसा भी प्रोसेस हो, डेल्टा यू का फर्क नहीं पड़ना है। डेल्टा यू का फॉर्मूला ही फिक्स है। डेल्टा यू का फॉर्मूला हमेशा हमेशा क्या होगा, एन सी वी डेल्टा टी, जो हम पढ़ चुके हैं। वर्क डन का एक्सप्रेशन पीडीवी। पर अब देखो पीवी होता है एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में इस एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट करो तो क्या मिलेगा, पीडीवी प्लस वी डी पी इज इक्वल्स टू एनआर डी टी। पर अभी हेडिंग पढ़ो, हमने कौन सा प्रोसेस माना था, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ पीडीवी इक्वल्स टू एनआर डी टी। पर पीडीवी क्या होता है, पीडीवी वर्क होता है। पीडीवी क्योंकि वर्क है तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, एनआर डेल्टा टी। अब मेरे पास देखो तीन चीजें हैं, यहाँ पर तीन चीजें हैं हमारे पास। वो तीन चीजें कौन सी है, एक दो ये और तीसरा ये। इन तीनों को उठाकर देखो, इसे सिंपल क्या हो सकता है बताओ, इन तीनों को उठाकर इस इक्वेशन में रख दो तो आपको क्या मिलेगा, वो मिलेगा ये। दिख गया होगा आपको, ट्राई करना, कॉपी में दिख जाएगा। और जैसे आपको ये मिलता है, एन डेल्टा टी कैंसिल कर देना, आपको रिलेशन मिल जाएगा सी वी इक्वल्स टू सी पी माइनस आर, या फिर सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर। हेंस प्रूफ लिखना मत भूलना। अच्छा, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी के बाद वाला स्टेप क्लियर नहीं हुआ। देखो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी लिखने के बाद देख लो, जिसको क्लियर नहीं हुआ है मैं बता देता हूँ, एक मिनट। ये लिखा था। अभी मुझे बताओ कि वर्क डन कितना होता है, पीडीवी। मुझे ये निकालना है, वर्क डन निकालने के लिए ये निकालना है। तो पीडीवी निकालने के लिए मैंने आइडियल गैस की इक्वेशन यूज करी। ये आइडियल गैस की इक्वेशन, इसको डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, चेन रूल, सॉरी प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने यहाँ पर। प्रोडक्ट रूल लगाने से मुझे ये मिला। अब ये प्रोडक्ट रूल लगाने से ये मिलने के बाद, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में डीपी क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब पीडीवी कितना आएगा, एन आर डेल्टा टी आएगा। और पीडीवी क्या होता है, पीडीवी ही वर्क होता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये है वर्क डन, एन आर डेल्टा टी। Hence proved. फॉर्मूले का नाम मत भूलना, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूले का नाम।
अच्छा लास्ट स्लाइड बता देते हैं, 1 मिनट ये नोट कर लो, मैं लास्ट स्लाइड अगर किसी की मिस हो गई मैं बता दूंगा, पहले ही सब लोग नोट कर लें, मैं इंडिकेट कर दूंगा, बता दूंगा। लास्ट स्लाइड ये थी, इसको नोट नहीं करना था क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके थे, U2 - U1 हम लोग ऑलरेडी नोट कर चुके थे, U नोट कर चुके थे एनसीवी इंटू टी, तो इसको नोट करने का कोई सिग्निफिकेंस या सेंस वैसे नहीं था एज सच, है ना, हम लोग ऑलरेडी सब कुछ वो बोर्ड पे नोट कर चुके थे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आज पॉज करेंगे, अब नेक्स्ट टर्न से देखो क्या करना है हमें। अभी हम लोगों ने जितना भी कुछ देखा, ये सब हमने क्या देखा, फर्स्ट लॉ के बेसिक्स देखे हैं, अभी हमने सिर्फ बेसिक देखा है कि ये तीनों टर्म्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। अब हम इसे और डिटेल में देखेंगे हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए देखने का मतलब देखो क्या है, नेक्स्ट टर्न पर हम लोग स्टार्टिंग करेंगे किससे, आइसोथर्मल प्रोसेस से। आइसोथर्मल प्रोसेस को बहुत डिटेल में देखेंगे हम लोग, देखो सारी चीज़ें बहुत सिंपल लगेगी आपको। आइसोथर्मल प्रोसेस होगा, फिर एडियाबैटिक प्रोसेस की बात होगी, एडियाबैटिक प्रोसेस को हम लोग डिटेल में देखेंगे, बहुत ईजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है आगे आकर, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ये वो सब कुछ देखेंगे। फिर आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक प्रोसेस के बाद आइसोकोरिक प्रोसेस, ये कंप्लीट होने के बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, असम्पशंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, मैक्सवेल लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, उसका टेबल, और उसके बाद थ्योरी लगभग लगभग मान लो कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ले देखे चीज़ें बहुत ईजी आगे जाकर। नहीं नहीं, डरा ही ना आप लोगों को, मैं क्यों डराऊंगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वीकेंड पे आपको डरा रहा हूँ, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब चीज़ें बहुत ईजी ऐसा बताना चाह रहा हूँ बस मैं आप लोगों को। चलो तो इसके बाद यहाँ पर हम लोग पॉज लेते हैं। अब सब लोगों को हैप्पी वीकेंड, बढ़िया कल अच्छे से वीकेंड पे क्लासेस एंजॉय करना, और इसके बाद पूरी एनर्जी के साथ मंडे को वापस आना और हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए गुड बाय एंड टेक केयर।